वेलकम टू कैरियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरविल की एप्लीकेशन पर बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए भैया, गुड आफ्टरनून। अपूर्वा आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, लवकुश आ चुके हैं, शिवानी आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, मीनाक्षी आ चुके हैं। पूनम का कहना है क्या मैम एएलपी की वैकेंसी बढ़ गई है? जी हाँ बच्चा, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी निकली हुई थी 5,800 के लमसम, वो अब होकर बढ़कर हो गई है 18,900। 18,900 नहीं, 18,800। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी न्यूज है। आप लोगों ने तो फॉर्म भरा होगा ना एएलपी के लिए, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और अभी आप लोगों के लिए आरआरबी जोन को रिवाइज करने का भी अभी थोड़ा आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप सेलेक्ट कर देना आरआरबी का जोन अच्छे से, बढ़िया तरीके से सोच समझ के आरआरबी का जोन भी सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, चलो आगे बच्चे लाइव स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? हम साइटोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी जिसके अंदर हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। अब साइटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ लिए थे? साइटोलॉजी जिसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। राइट। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। देन हमने पढ़ा था सेल थ्योरी किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता। फिर हमने पढ़ा था कि सेल दो टाइप्स की होती हैं, कोशिकाएं दो टाइप की होती हैं। याद है ना आपको, कहां पे छोड़ी थी हमने लास्ट क्लास? सेल्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अब आप लोग मुझे बताओ कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। आप लोग मुझे बताओ फटाक से कि प्रोकेंद्रिकी कोशिका क्या होता है और यूकेंद्रिकी कोशिका क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलोगे और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलोगे? इसका आंसर दीजिए फटाक से। क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होता है यूकैरियोटिक सेल? यूकेंद्रिकी कोशिका और प्रोकेंद्रिकी कोशिका में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था? चलिए मैं बता देती हूँ आपको प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस या तो हो ही ना, या तो न्यूक्लियस उसके अंदर हो ही ना यानी कि एब्सेंट हो, या हो तो उसका न्यूक्लियस है वो विकसित ना हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसी सेल जिसके अंदर एक मैच्योर, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखे, एक विकसित केंद्रक दिखे आपको, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, यानी कि कोशिका झिल्ली भी नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको केंद्र की झिल्ली कहते हैं वो भी पाई जाती है। उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल पढ़ाए थे, प्रोकैरियोटिक सेल के क्या एग्जाम्पल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के क्या एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई थी? पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूरामिक एसिड और अमीनो अम्ल की बनी हुई थी। लेकिन बच्चा माइकोप्लाज्मा ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता। ऐसे ही हमने पढ़ाया था आपको कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, कौन सी यूकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होता? हमारी सेल्स, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, जानवर की कोशिका या ह्यूमन यानी मनुष्य की कोशिका के बाहर क्या नहीं होता? आप बताओगे बेटा सेल वॉल नहीं होता। जबकि प्लांट सेल में, एल्गी सेल में, फंगस, कवक की कोशिका में, सब में सेल वॉल होता है। इतनी बात हमने लास्ट क्लास तक पढ़ ली थी बेटा। हाँ जी बच्चा, सीडीएस के लिए सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है। आ जाओ अब और डिफरेंस पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। यही खत्म नहीं हुआ था, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछली क्लास तक। अब जरा सुनो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगला डिफरेंस क्या है वो जरा सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसका जो क्या जेनेटिक मटेरियल, देखो बच्चा क्या होता है जेनेटिक मटेरियल। अरे ये कौन सा कलर का पेन आ गया आज? ये कौन से कलर का पेन हमने चूज कर लिया? अब ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब सबसे पहले सुनो जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ, वो मटेरियल, वो पदार्थ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है।
जैसे आपने आपके लक्षण जो है ना, कुछ लक्षण आपके मम्मी पापा से आप में आए होंगे, तो वो मटेरियल, वो पदार्थ जो पिछली पीढ़ी के लक्षण आप में लेके आया है, आपसे आपके बच्चों में जाएंगे, उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाएंगे, आगे से आगे, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते रहते हैं। तो बेटा उन्हीं को ही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और जो मटेरियल, जो पदार्थ उसको आगे से आगे भेजता है, उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उसको हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अब सभी ने एक नाम सुना होगा, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ हम आगे पढ़ाएंगे, है ना। तो आपने सुना होगा कि डीएनए जो होता है उसे सेल का जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होता कैसा है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए या इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे गोल गोल घुमा हुआ होता है, स्प्रिंग जैसा। ऐसा कैसा होगा, एक तो इनका डीएनए सर्कुलर होगा, सर्कुलर का मतलब गोल, और प्लस सिंगल हेलिक्स होगा। सिंगल हेलिक्स का मतलब है एक ही कुंडलित, दो नहीं होती है, सिर्फ एक ही कुंडली होती है। तो आप बोलोगे गोल होता है और दूसरा एक कुंडलित डीएनए होता है, एक कुंडली वाला, एक कुंडलित डीएनए। और ऐसा डीएनए जो सर्कुलर है और सिंगल हेलिक्स है। और मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। तो बच्चा जो डीएनए न्यूक्लियस में नहीं होता वो हमेशा अनप्रोटेक्टिव होता है, यानी वो सुरक्षित नहीं है, वो कभी भी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ऐसा डीएनए क्या कहलाता है, तो इस डीएनए को नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड। क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियोइड, या इसी को दूसरा नाम देते हैं जीनोफोर, जीनोफोर। ठीक है। तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल सा बनता है बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, या जो प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होती है, बैक्टीरिया में होती है। तो जीवाणु की कोशिका या किसी प्रोकैरियोटिक सेल का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या कहलाता है, तो आपको ऑप्शन में या तो न्यूक्लियोइड लिखे हुआ मिलेगा या जीनोफोर लिखा हुआ मिलेगा। कैसा होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इनका डीएनए कैसा होता है, आप बोलोगे बेटा गोल होता है और सिंगल हेलिक्स होता है। मैम दिखाओ, चलो फोटो दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका ये रहा क्या, डीएनए, और इस डीएनए को क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोइड, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डीएनए, डीएनए लिखा हुआ है। तो ऐसा डीएनए आपको जिस भी सेल में देखने को मिलता है, ऐसा स्प्रिंग जैसा, ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा हुआ, उस सेल को आप बोल देना ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती हैं, बैक्टीरिया में। तो क्या मैं ये कह दूं, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है या जीवाणुओं का जो डीएनए होता है वो क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो देखो बच्चा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सुनो। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आगे हम इसका फुल फॉर्म पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे डीएनए आरएनए के बारे में। फिलहाल बस ये जान लो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जिसको आप डीएनए कहते हो, वो डीएनए उनका गोल और सिंगल हेलिक्स होता है। और बच्चा इनके डीएनए को नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। तो या तो ये पूछेगा क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, या पूछेगा न्यूक्लियोइड किसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्वेश्चन चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप नहीं अटकने वाले हो। अब मैं आपको एक चीज और पढ़ाने वाली हूं जो अक्सर एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट डाल के लिखना बेटा। नोट डाल के क्या लिखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है या किसी बैक्टीरिया की सेल है, उसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा हुआ होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए रहता है। एक्स्ट्रा डीएनए का मतलब है अतिरिक्त डीएनए रहता है। ये तो मेन डीएनए ऊपर वाला, तो ये तो मेन हो गया डीएनए, लेकिन एक एक्स्ट्रा, एक मतलब रिजर्व में एक और पड़ा है इनके पास। और इसी एक्स्ट्रा डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। कभी आपने सुना है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड क्या है, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल या किसी जीवाणु कोशिका में एक एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा है, उसी एक्स्ट्रा डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। आपको दिखाती हूं इस फोटो में, देखना, ये देखो एक एक्स्ट्रा डीएनए, और इसी को ही क्या, प्लाज्मिड दिखा रखा है यहां पे। और मैं आपको बताऊं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट
जब भी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में तो इसी प्लाज्मिड पे होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा डीएनए है ये मेन था। मेन को तो निकाल नहीं सकते आप किसी भी सेल से, है ना, तो आप एक्स्ट्रा वाले पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, तो बायोटेक्नोलॉजी में ये बहुत काम आता है बेटा, बहुत काम आता है ये, है ना। चलिए अब बात करते हैं जरा, क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो बेटा क्वेश्चन एक ये बना और एक ये बना कि किसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, तो ऑप्शन में जीवाणु देख लेना, ऑप्शन में प्रोकैरियोटिक सेल देख लेना, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। अब आइए जरा किस पे बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, तो किसी की भी यूकैरियोटिक सेल हो मैटर नहीं करता, लेकिन उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कैसा होगा बेटा, वो डबल हेलिक्स होगा। उनका डीएनए कैसा होगा, तो इनके डीएनए की जब बात करते हैं तो इनका डीएनए एक तो प्रोटेक्टिव होता है, सुरक्षित होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में है। भाई इनमें तो न्यूक्लियस केंद्रक है ही नहीं। अब यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो कैसा होता है, ऐसा, एक हेलिक्स दूसरा हेलिक्स, तो इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। इसको क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स डीएनए कहते हैं बेटा। द्विकुंडलित डीएनए कहते हैं, दो कुंडलियों वाला, दो स्ट्रैंड वाला, एक कुंडली दूसरी कुंडली, जब तो एक ही थी तो ये सिंगल हेलिक्स हो गया। पूछेगा प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है, ठीक है, और प्लाज्मिड क्या होता है, और प्लाज्मिड क्या होता है। आगे बात समझ में आ गई। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगला डिफरेंस ये हो गया, इनका जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसा होता है मैम, और यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए इनका ऐसा होता है। ओके, पीएनजी नहीं मिलेंगे सौरभ, बार बार कमेंट मत करो, मेरा पीएनजी देने का कोई वो नहीं है ना, मैं कभी नहीं देती किसी भी उसमें। हाँ चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में और क्या डिफरेंस है। इधर मैंने लिख दिया प्रो और इधर मैंने लिख दिया यू। प्रो का मतलब प्रोकैरियोटिक, यू का मतलब यूकैरियोटिक। अगला सुनो जरा क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। बच्चा आपने सुना होगा सेल होती है, सेल के अंदर राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ये होते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं, है ना। तो बच्चा जब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और यूकैरियोटिक में कौन कौन से होते हैं। एक शब्द सुना होगा आपने माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक के नीचे लिखो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, ऐसे लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखेंगे या सूत्र कणिकाएं भी लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं होते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि आप एक यूकैरियोटिक सेल लोगे तो उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट मिलेंगे, हमेशा पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आपको दिखाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें कहीं पर भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिखेगा, होते ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट सुनो बच्चा, एक होता है क्या, आप बताओगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सब वापस आएंगे, एक एक करके पढ़ाने हैं मुझे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, ER लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम ER लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें ER भी नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, एब्सेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतःप्रदव्य जालिका नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, पाया जाता है बेटा। ये डिफरेंस है, एग्जाम में आते हैं पूछेगा कौन सी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, किस टाइप की सेल में नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आप कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए आराम से पढ़ लो। नेक्स्ट इसके बाद अगला आप बताओगे
गोल्गी बॉडीज, ये सब क्या होते हैं पढ़ाएंगे आपको, धीरे धीरे सब कुछ आएगा बेटा, मेरे पे छोड़ दो, सारी चीजें मुझे पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगी आपको, विश्वास रखिए थोड़ा सा। गोल्जी काय, गोल्जी काय भी नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडीज भी नहीं होते हैं, जबकि कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगा उसमें गोल्गी बॉडीज क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट सुनो आप, अगला एक होता है राइबोसोम्स। बच्चा राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी होते हैं, राइबोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फिर मैम डिफरेंस क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्यों लिखा है बच्चा, इसलिए क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका राइबोसोम्स 70S प्रकार का होता है। इस S का मीनिंग क्या होता है आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल सिर्फ सुनते जाओ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि कोई यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम होगा। कैसा होगा, 80S टाइप का। अब ये 70 और 80 का मीनिंग क्या होता है जब हम आपको राइबोसोम पढ़ाएंगे, वहां पढ़ाएंगे दो प्रकार के होते हैं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। अब मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की और फिर दिखाती हूँ यूकैरियोटिक सेल की, अब आप सारी चीजें समझ गए। चलो आओ इससे, इस फोटो से समझने की कोशिश करते हैं ये किसका सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है मैम। एग्जाम्पल लिख दूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती हैं, बैक्टीरियाज में, जीवाणुओं में पाई जाती है, तो मैम ये सेल किसका है, ये एक जीवाणु का या एक आप बताओगे बैक्टीरिया का सेल है। अब जरा इसमें सारे नाम सुनना, मैंने पढ़ाया था कि सेल वॉल पाई जाती है, तो ये इनकी सेल वॉल रही, ये रहा सेल वॉल। फिर मैंने आपको बताया न्यूक्लियोइड क्या होता है, आप बताओगे इनका डीएनए है, कौन सा, मेन डीएनए है, मुख्य डीएनए है ये, और कैसा है, गोल है और सिंगल हेलिक्स है, ऐसे देखो सर्कुलर एंड सिंगल हेलिक्स है। इसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियोइड। क्या ये न्यूक्लियस के अंदर है, नहीं मैम, प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो ये प्रोटेक्टिव न्यूक्लियस, प्रोटेक्टिव डीएनए नहीं होता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया क्या कि इनके अंदर राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम कौन से प्रकार का होगा, ये 70S प्रकार का राइबोसोम है, ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अब 70S क्या होता है सब समझ में आएगा। अब इनका जो एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ डीएनए होता है उसको नाम क्या देते हैं, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब मैं इसी स्लाइड से आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ, ये पूंछ से निकली हुई है ना, ये क्या है, ये पूंछ से निकली हुई बैक्टीरिया की सेल के अंदर इस स्ट्रक्चर को फ्लैजिला कहते हैं। ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया को चलने के लिए हेल्प करता है, इसी की सहायता से बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज लोकोमेट्री ऑर्गन ऑफ एनी बैक्टीरियल सेल, किसी भी जीवाणु की कोशिका के अंदर जो लोकोमोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, जो हलचल होती है, जो चलन होता है, वो किसकी सहायता से होता है, वो फ्लैजिला की सहायता से। किसकी सहायता से, फ्लैजिला। जैसे मैं यहां से यहां चल के आ गई तो किसके भरोसे, अपने पांव के भरोसे में, लेकिन बैक्टीरिया के पास पांव नहीं होते हैं, उसके पास ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। तो क्या मैं नोट डाल के एक पॉइंट लिख दूं नीचे, क्या लिखूं, जरा लिखिएगा नोट डाल के कि जो बैक्टीरियल सेल होती है, नोट का मतलब जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन, क्या पूछता है, ऐसे पूछेगा, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरियल सेल, ऑफ बैक्टीरियल सेल, हिंदी में लिखोगे किसी भी जीवाणु की कोशिका में जो हलचल है किसकी सहायता से होती है, जीवाणु कोशिका में हलचल या चलन या चलना फिरना, जीवाणु कोशिका में हलचल किस अंग की सहायता से होती है, तो बेटा वो होती है फ्लैजिला की सहायता से, फ्लैजिला की सहायता से। फ्लैजिला क्या है, ये जो है ना ऐसे ऐसे पूंछ जैसी स्ट्रक्चर दो, इन्हीं को बोलते हैं,
इन्हीं को बोलते हैं। देखो, या तो पूछेगा क्वेश्चन ऐसे, मैं सारे क्वेश्चंस आपको साथ साथ बता देती हूं कि कैसे आएगा। पूछेगा फ्लैजिला की सहायता से कौन मूवमेंट करता है, आपका आंसर होगा बैक्टीरिया, जीवाणु। या पूछेगा बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, तब आपका आंसर होगा फ्लैजिला, तब आपका आंसर होगा फ्लैजिला। अब बच्चों, मैंने कहा कि कोई भी जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्गी बॉडीज होते हैं, ना ही अंतःपर्दवी जालिका होती है, तो आपको कहीं पर भी लिखा हुआ देखा नहीं मिल रहा होगा। जबकि मैं आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिखाती हूं तो ये सारी चीजें उसमें मिलती हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम होते हैं, तो ये रहे लाइसोसोम। गोल्गी बॉडीज ये रहे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा। तो बच्चा, ये सेल आप देखते ही बता दोगे ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, जबकि मैंने ये दिखाई तो आप बता दोगे मैम ये तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो इस संसार में दो ही टाइप की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस था, अब किस सेल को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, किस सेल को यूकैरियोटिक कहते हैं, आप बहुत अच्छे से बता दोगे एग्जामिनर को। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे प्रश्न एकदम ऐसे ही आते हैं जैसे आपको मैम ने पढ़ाया है, जैसे मैम ने आपको पढ़ाया है ना। आगे बात समझ में चले अब आगे। तो दो टाइप की कोशिकाएं थी, दो प्रकार की कोशिकाएं थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों मैंने अच्छे से आपको समझा दी है। दोनों से क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं, एक तो डीएनए वाला क्वेश्चन याद करना, एक बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका में हलचल किसकी सहायता से होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक प्लाज्मिड क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल, ये मेन होते हैं, एग्जाम में आते हैं। हो गया, चलो अब हम पढ़ेंगे कि एक सेल के अंदर क्या होता है। ये सेल के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें आप एक एक करके पढ़नी है। मैंने कहा था ना सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। ये रहा, इस सेल के अंदर जितने भी ये नाम लिखे हुए ना, ये सब आपको पढ़ने हैं बेटा। सारों की खोज किसने की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, राइबोसोम की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम का क्या काम है, न्यूक्लियस केंद्रक का क्या काम है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए आरएनए के काम क्या है, डीएनए आरएनए किसके बने हुए होते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इस सेल को देखते हैं हम, बाहर से अंदर आओ तो आपको क्या दिखेगा, सेल की कवरिंग दिखेगी बेटा, कवर लगा हुआ दिखेगा सेल के बाहर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी सेल होती है उसकी कवरिंग के बारे में, सेल कवरिंग के बारे में, है ना, कोशिकाओं के आवरण के बारे में। जब भी आप किसी कोशिका को बाहर से अंदर की तरफ देखते हो तो सबसे बाहर की तरफ क्या होते हैं, कवर। कवर का मतलब है कोशिका का आवरण। कोशिका आवरण के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कवरिंग होते हैं। बेटा दो तरीके से कवरिंग दिखेगी, एक जो पहली कवर लगा हुआ होता है उसको सेल वॉल कहते हैं, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो दूसरा सेल का कवर मिलेगा उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, दोनों अलग अलग बातें हैं बेटा। क्या होता है सेल वॉल, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, बहुत ध्यान से समझ लेना। कैसे क्वेश्चंस आते हैं सब साथ में पढ़ाती जाऊंगी मैं। चलो सुनो जरा, सेल वॉल क्या होता है। जब भी आप किसी भी सेल को देखते हो तो सबसे बाहर में जो कवर होता है उसी कवर को सेल वॉल कहते हैं। जब भी आप किसी सेल को देखते हो, जैसे आप मान लो बेटा ये एक कॉपी है, एक रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर का ये कवर है, तो ऐसे ही मान लो ये एक सेल है, तो इस सेल का सबसे बाहर वाला जो कवर होता है इस कवर को हम सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं।
इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसके अंदर की तरफ जो होगा उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब आप कभी नहीं भूलने वाले हो, है ना? तो आप क्या लिखोगे बेटा? सेल वॉल जो होता है वो किसी भी सेल का आउटर लेयर होगा बेटा, आउटर लेयर होगा, सबसे बाहरी परत होगी बेटा। ये आउटर वाली लेयर होगी, बाहरी परत होगी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? किसने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी? तो सेल वॉल की डिस्कवरी, इसकी खोज की थी बेटा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक याद है कौन थे? हाँ जी, कौन थे? कमेंट करके बताइए जरा। रॉबर्ट हुक जी ने इसकी खोज की थी सेल वॉल की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति या कुछ एग्जामिनर इसे कोशिका दीवार बोल देते हैं। कोशिका भित्ति या इसको कोशिका की दीवार कह देते हैं। क्यों कहते हैं बेटा दीवार? क्योंकि वॉल की हिंदी दीवार होती है, इसलिए। चलो, सबसे बाहर वाली लेयर है तो क्या काम होगा? इसका काम होता है शेप देना एंड साइज, शेप एंड साइज देना या शेप और साइज को मेंटेन करना। यह किसी भी कोशिका को आकार एवं आकृति प्रदान करती है, आकार और आकृति, और साथ में थोड़ा सा ये प्रोटेक्शन भी दे सकती है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। तो किसी भी सेल के जब सबसे बाहर है तो बच्चा इसका काम होगा उस कोशिका के आकार को देना, आकृति को देना, और साथ में उसको प्रोटेक्शन यानी कि उसको थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान करते। ठीक है, अब बात जरा करते हैं कि सेल वॉल किस किस में पाया जाता है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। मैंने पढ़ाया था कि किस किस की सेल के बाहर सेल वॉल होता है और किस में नहीं होता है। सबसे पहला मुझे बताओ, क्या बैक्टीरिया की सेल के बाहर सेल वॉल होता है? हाँ जी, बताओ कि बैक्टीरियल सेल है, अगर किसी जीवाणु की कोशिका है तो उसके बाहर सेल वॉल दिखेगा क्या? हाँ जी, जल्दी बताओ। जीवाणु की कोशिका के बाहर सेल वॉल होता है क्या? क्या लिखूं? प्रेजेंट लिखूं या एब्सेंट लिखूं? उपस्थित लिखूं या अनुपस्थित लिखूं? जल्दी बताओ। बैक्टीरिया की सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है, पाया जाता है। अब जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? हाँ जी, पढ़ाए हुए में अगर सही आंसर नहीं कर पा रहे हो तो ये टीचर की नहीं, आपकी कमी है। टीचर ने नो कौन बोल रहा है? ये सागर कुमार, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है। सागर, बता दे रहे हैं हम आपको, तुम्हारा बिल्कुल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल फोन में क्लास के साथ और क्या ओपन कर रखा है तुमने जो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है? मैंने पढ़ाया था किसी भी बैक्टीरियल सेल के बाहर सबसे बाहर वाला कवर होता है, आवरण होता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और वो किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकोन का। पढ़ाया था ना, पेप्टिडोग्लाइकोन की कोशिका भित्ति। साथ में कौन सा एसिड? हाँ जी, साथ में था म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक अम्ल, और साथ में थोड़े बहुत अमीनो अम्ल भी होते हैं, अमीनो एसिड भी होते हैं। लेकिन मैम जब एग्जाम में पूछा जाता है तो सिर्फ ऑप्शन में क्या होता है? सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकोन होता है। क्या होता है? कैसे पूछेगा? पूछता है कि किसी भी जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे? पेप्टिडोग्लाइकोन ढूंढेंगे। ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे? पेप्टिडोग्लाइकोन ढूंढेंगे। दूसरा सुनो, अगर आपसे पूछे कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है क्या? जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, जिनको आप पादप कोशिका कहते हो, उनके चारों तरफ क्या सेल वॉल होता है? आप कहोगे यस मैम, सेल वॉल इज प्रेजेंट। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। फिर कमेंट करके फटाक से बताओ कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? याद है प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है? प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज होता है मैम।
जी हाँ, जब एग्जामिनर पूछता है कि किसी भी पादप कोशिका के बाहर या पेड़ पौधे की कोशिका के बाहर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? सेल्यूलोज मिलेगा बेटा। सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शर्करा है। इट इज ए कार्बोहाइड्रेट, आगे पढ़ाएंगे आपको। ये एक शर्करा है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। शाबाश, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे इस बैच में पढ़ने वाले। आशीष, सागर, पंकज, राहुल, पिंटू, मलिक सब सही आंसर दे रहे। कॉपी में देख के तो नहीं दे रहे हो? हाँ चलो, देख के भी दे रहे हो तो सही दे रहे हो, बढ़िया है। एक दो बार देखोगे तो अपने आप याद ही हो जाएगा। तीसरा जरा बच्चों जल्दी से बताओ कि जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, अगर उसकी सेल को देखा आपने, कोई भी एल्गल सेल लिया यानी कोई शैवाल की कोशिका लिया, तो उसमें सेल वॉल दिखेगा क्या बेटा? हाँ जी, दिखेगा क्या? जी बिल्कुल दिखेगा मैम, प्रेजेंट होता है। शैवालों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, उपस्थित होता है। किसका बना हुआ होता है शैवालों का कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है ये, प्लस गैलेक्टोन्स। ये किस में मिलेंगे मैम? ये हमें मिलेंगे किसी भी शैवाल की कोशिका भित्ति में। कोई बात नहीं श्वेता बेटा। चलिए अगला बताओ फटाक से। अगर कोई आपने फंगस की सेल ली, फंगल सेल ले ली, किसी कवक की कोशिका ले ली, या आपने लिख दिया इसको फफूंद की कोशिका ले ली, उसमें सेल वॉल दिखेगा क्या प्यारे प्यारे बच्चों? जी मैम बिल्कुल दिखेगा। कवक के बाहर भी, कवक की सेल के बाहर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अरे जब पाई जाती है तो जरा कमेंट करके बताओ किसकी बनी हुई होती है? मैम कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। CHITINE, काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। जी हाँ। चलो स्पेलिंग गलत लिखी है आपने चंदन, लेकिन आपने बताया सही ना। स्पेलिंग के कौन से नंबर होते हैं? हमारा तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें तो टिक करके आने हैं। हो गया। चलो अब लास्ट एक और बता दो। मुझे बताओ कि एनिमल सेल, जंतु कोशिका, या ह्यूमन सेल जिसको मनुष्य की कोशिका बोलते हो, तो जंतु कोशिकाओं में क्या सेल वॉल होता है? क्या एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल दिखेगा आपको? नो मैम, नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। हमारी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन। ऐसे तो क्वेश्चन होते, क्वेश्चन कुछ अलग थोड़ी होता है। शाबाश। ह्यूमन सेल या एनिमल सेल, देखो मैंने बताया था ना हम लोग जानवर है। हम लोगों का जब क्लासिफिकेशन हुआ था, हमारा वर्गीकरण हुआ था, तो हम कहां पे रखे गए थे? हम कौन से संघ में? हम एनिमल किंगडम में रखे गए थे, एनिमेलिया किंगडम में। तो जहां जहां एनिमल आए वहां वहां ह्यूमंस तो है ही है। बता दिया सेल वॉल क्या होता है, क्या काम होता है, उसके बाद किस किस में सेल वॉल होता है, किस में सेल वॉल नहीं होता। इतनी बात बता दी। चलूं आगे? चलो मैम आगे। अब जरा सुनिएगा, एक नोट डाल के पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे नोट डाल के? नोट का मतलब अब तक तो समझ गए होंगे। हाँ जी, नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब होता है मैम जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। देखो बेटा, मैंने कहा बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, आपने कहा हाँ जी मैम, आपने लिखा तो है बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, किसकी? बैक्टीरिया की। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ना, इस जीवाणु की कोशिका भित्ति को कलर देते हैं। क्या करते हैं? सेल वॉल को रंग देते हैं, कलर दे देते हैं। अब जिस सेल जीवाणु की कोशिका भित्ति को हम क्या होते हैं, कुछ डाई होते हैं। डाई का मतलब होता है सूचक, जो कलर देते हैं, रंग देते हैं। तो उससे ना क्या करते हैं, इसको रंग देते हैं, इसकी सेल वॉल को। तो बेटा जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उसको जिस डाई से कलर करते हैं उसको ग्राम स्टेन डाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम स्टेन डाई कहते हैं।
हिंदी में सेम नाम है, ग्राम स्टेन डाई का मतलब सूचक लिखा हुआ मिलेगा। तो हम किसी भी बैक्टीरिया को पकड़ा, उसकी सेल वॉल को निकाला, सेल के अंदर सेल वॉल निकाला, अब सेल वॉल के ऊपर एक डाई डाल दी। कौन सी डाई डाल दी बेटा? ग्राम स्टेन डाई डाल दी। ये डाई डालते ही अगर इसकी सेल वॉल दिखी पर्पल कलर की, पर्पल का मतलब क्या होता है? बैंगनी कलर की, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इनको? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं ग्राम धनात्मक जीवाणु, ग्राम धनात्मक जीवाणु कहते हैं। और अगर इनकी सेल वॉल दिखी हमें पिंक कलर की, लड़कियों का फेवरेट कलर गुलाबी कलर की दिखी, तो बेटा ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ग्राम धनात्मक, सॉरी, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। अब ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैम क्वेश्चन कैसे आता है? चलो सुन लो, यहीं पे लगे हाथ। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किस कलर की दिखेगी? तो आप बताओगे पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की सेल वॉल कोशिका भित्ति का कलर क्या? पिंक यानी गुलाबी। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा सुनो, किसी भी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को कौन सी डाई से रंग देते हैं? ग्राम स्टेन डाई, ग्राम स्टेन डाई। ये लो बच्चा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को हम जिस डाई से रंग देते हैं, कलर देते हैं, उस डाई को ग्राम स्टेन डाई कहते हैं, ग्राम स्टेन सूचक कहते हैं। ठीक है। अगर ये ग्राम स्टेन डाई डालते ही कोई भी बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल क्या बेटा पर्पल कलर की दिख जाए तो वो धनात्मक बैक्टीरिया होंगे, पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। अगर पिंक कलर की दिखी तो वो नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, वो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कहलाते हैं। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ, आप सही समझे। हाँ, तो सेल वॉल क्या होती है, इसका काम क्या है, इसकी खोज क्या है, किसमें सेल वॉल होगा, किसमें नहीं होगा, और बैक्टीरिया की सेल वॉल को कैसे कलर देके हम अलग अलग कर लेते हैं 2 टाइप के बैक्टीरियाज को। हो गया? चले आगे। चलो, अब मैंने कहा सेल के बाहर जो दूसरी लेयर होती है उसको आप क्या कहते हो? सेल मेम्ब्रेन कहते हो। तो नंबर 1 पे तो सेल वॉल था, अब नंबर 2 पे क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन। अरे मैम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है फिर? प्यारे प्यारे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, एक ही बात है बेटा। इसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, दोनों इसी के नाम हैं। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, बताओ क्या बोलोगे? कोशिका झिल्ली बोलोगे या प्लाज्मा झिल्ली? दोनों ही बोल लो भैया। इसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। चलो जरा सुनते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। जरा सुनिएगा बच्चा, मान लो ये कोई एक सेल है, मान लो, मानने में क्या जाता। अब इस सेल के सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी, ये सबसे बाहर वाली है, मान लो ये येलो कलर वाली, पीले रंग वाली सबसे बाहर है, सबसे बाहर होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सेल वॉल कहते हैं, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। अब सेल वॉल के अंदर की तरफ जो लेयर होती है, ये मान लो पिंक कलर वाली, सेल वॉल के अंदर की तरफ है ना, ये पिंक कलर वाली, इसे क्या कहते हैं? इसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आई बात समझ में? तो सेल वॉल कौन सी लेयर है? आउटर लेयर है, सबसे बाहरी परत है। और बेटा सेल मेम्ब्रेन कौन सी है? इनर। इनर का मतलब आंतरिक, इनर आंतरिक है, यानी कि अंदर वाली है बेटा।
अंदर वाली परत है। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं कि कोई भी एनिमल सेल होगी, उसका आउटर लेयर क्या होगा? आप लोगों ने अगर यहां तक की क्लास अच्छे से समझी है, 1 मिनट में आंसर कर दो, एक क्या 10 सेकंड में आंसर कर दो। मैंने कहा कोई भी एनिमल सेल है, कोई जंतु कोशिका है, उसकी बाहरी लेयर क्या कहलाती है? उस एनिमल सेल की जो सबसे आउटर वाली लेयर है, सबसे बाहरी परत है, उसे क्या कहेंगे? आंसर आप लोग बताओ फटाक से। पता है, अगर अच्छे से क्लास अटेंड की होगी ना, तुरंत बता दोगे। लाइव क्लास नहीं है ये, हेलो क्लियर स्क्रीन बोर्ड का क्या लाइव क्लास नहीं, क्या क्लियर स्क्रीन बोर्ड, क्या लिख रहे हो आप? हाँ, राहुल ने सही आंसर दिया, जयदीप ने सही आंसर दिया, कुलदीप सिंह ने सही आंसर दिया, शिवा ने सही आंसर दिया। ओ भाई, तुम तो बहुत बढ़िया बच्चे हो यार, हैं? जो 2-4 आ जाते हैं, इनका कुछ नहीं कह सकते हम, है ना? अरे अभी तो पढ़ाया था, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, ये देखो ना। जंतु कोशिका में तो सेल वॉल होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो सबसे बाहर, जब सेल वॉल तो है ही नहीं, तो सिर्फ क्या है उसमें? सेल मेम्ब्रेन है। तो बच्चा, जो एनिमल सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी? वो इनर लेयर होगी, इनर होगी, यानी कि सॉरी आउटर होगी। यही आउटर है, यही इनर है इनकी। तो क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे? एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन कैसी लेयर है? आउटर लेयर है बेटा, बाहरी परत है। जबकि बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैक्टीरिया की सेल में सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल होगा। उसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। अरे ऐसी तो एक फोटो दिखाई थी आपको, ये वाली फोटो देखो। इस फोटो में देखो, ये सेल वॉल है, ये वाला सेल वॉल है। अब देखना, ये वाला सेल मेम्ब्रेन है, ये रहा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो किसी जीवाणु की कोशिका में, किसी पादप कोशिका में, किसी शैवाल की कोशिका में, किसी कवक की कोशिका में सबसे बाहर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है, और उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि हमारी सेल्स में सेल वॉल तो होगा नहीं, कोशिका भित्ति तो होगा नहीं, तो हमारी सेल में सिर्फ क्या होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो हमारी सेल्स के बाहर इस तरीके से एक ही लेयर होगी बेटा, एक ही लेयर। और इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। और एक बात बताऊं, इस धरती पे ऐसे कोई सेल नहीं है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन हमेशा पाया जाता है, जहां सेल है वहां सेल मेम्ब्रेन है भैया। अब वो सेल कैसी हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, डजंट मैटर। कोई भी कोशिका हो, चाहे प्रोकेंद्रिकी हो चाहे यूकेंद्रिकी हो, अगर वो कोशिका है तो उसके बाहर कोशिका झिल्ली होगी ही होगी, होगी होगी। जबकि सेल वॉल हमारी सेल्स में नहीं होता, नहीं होता। तो शायद आज आपको पता लग गया कि सेल वॉल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। आई क्या बात समझ में? आ गई होगी। अब जरा सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है बेटा। बाई लेयर्ड का मतलब क्या होता है? दोहरी झिल्ली वाली। इसमें 2 झिल्लियां होंगी, ये 2 झिल्ली वाली होती है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। अरे कहने का मतलब कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि 2 लेयर होंगी, ये एक लेयर, फिर ये दूसरी लेयर। तो इन दोनों लेयर को एक साथ मिला के हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। 2 लेयर है बेटा, 2 लेयर। ठीक है। तो एग्जाम में आता है सेल की कौन सी ऐसी लेयर है जो डबल लेयर होगी? तो वो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल तो नहीं हो सकता। सेल वॉल तो एक ही होता है बेटा, एक, है ना? चलें आगे, चलिए आइए। ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? अगर सेल वॉल का पूछे कोई आपसे कि सेल वॉल क्या करता है, तो मैम आकार देना, आकृति देना, सुरक्षा देना। अब ये क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इसका काम होता है
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है संवहन। जो पोषक तत्व होते हैं उनके संवहन करना। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं आ गई। अब इस सेल के बाहर ऐसे सेल मेम्ब्रेन होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, ऐसे सेल मेम्ब्रेन होती है। हाँ जी मैम। तो मान लो यहां पर कोई न्यूट्रिएंट आया, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व है जिनसे एनर्जी मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस सेल मेम्ब्रेन से यहां पर इस सेल के अंदर आ गया, फिर ये यहां से यहां जाएगा, जितनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट इसको थी उसने रख ली, फिर ये यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां। तो ऐसे करते करते न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है। किसकी सहायता से? सेल मेम्ब्रेन की सहायता से। बेटा ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये ही डिसाइड करती है कि सेल के बाहर से अंदर क्या आएगा और अंदर से बाहर क्या जाएगा। ये डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर क्या आना है बाहर से और क्या अंदर से बाहर जाना है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। ये कोशिका के अंदर से बाहर जाने वाले और बाहर से अंदर आने वाले अणुओं पर संतुलन बना के रखती है। क्या करती है? इसका फंक्शन लिखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लिख दीजिए जरा। यह पोषक तत्वों के संवहन का काम करती है। पोषक तत्वों के संवहन में सहायक है। पोषक तत्वों के संवहन में सहायक है। संवहन में सहायक है। न्यूट्रिएंट्स को एक सेल से दूसरी सेल में भेजने का काम करती है। ये डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर से बाहर क्या जाना है और बाहर से अंदर क्या आना है। मैम कैसे डिसाइड करती है? बस यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। इसका नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, वो सुन लो बेटा। इसकी प्रकृति होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो लेयर होती है ना, ये कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध का मतलब आधा, पारगम्य का मतलब आर पार, और झिल्ली का मतलब झिल्ली। वो झिल्ली जिससे आधे मॉलिक्यूल्स आर पार जाते हैं, सारे नहीं जाते। ये डिसाइड करती है कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको अंदर लाना है, कौन सा है जिसे बाहर भेजना है। लेकिन बेटा सारे मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी नहीं आते हैं। देखो मान लो कोई एक खराब चीज है, वो सेल के अंदर आ गई, सेल को नुकसान पहुंचाएगी, तो उसे रोकना है ना, अंदर नहीं आने देना है ना। तो वो कौन रोकेगा? वो ये लेयर रोकेगी। ये कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने देती है। इसीलिए कहते हैं इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा देखो 3 चीजें होती हैं। एक होता है परमिएबल, आर पार, सब कुछ इधर से उधर, इधर से उधर चला गया, उसे बोलते हैं पारगम्य झिल्ली, परमिएबल। एक होता है अनपरमिएबल, कुछ भी नहीं जाएगा, यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से यहां नहीं जाएगा। एक होता है सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य झिल्ली, आधे अणु यहां से यहां भी जा सकते हैं और यहां से यहां भी आ सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, तो आप क्या बताओगे? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है बेटा। इससे सारी चीजें यहां से यहां नहीं जा सकती। कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, कुछ चयनात्मक अणु होते हैं जो ही यहां इसको क्रॉस कर पाते हैं, सारे नहीं कर पाते हैं बेटा। छान देती है, बोलते हैं ना छानना, चीज को छान देती है, राइट। तो बेटा ये दोहरी लेयर है, यानी कि बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिएंट, अब ये डिसाइड करेगी कौन सा न्यूट्रिएंट अंदर आना है, कितना आना है, कितना अंदर से बाहर जाएगा। क्योंकि एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा, दूसरी से तीसरी में जाएगा, तो कितना जाएगा वो यही डिसाइड करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है कि सेल की
कौन सी लेयर है जो सेमी परमिएबल है? कोशिका की कौन सी परत अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है? तो वहां पे सेल वॉल मत कर देना, सेल मेम्ब्रेन आंसर सही होगा। वहां पे कोशिका झिल्ली आंसर सही होगा। ये किसकी बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है कोशिका झिल्ली, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होगी। मैम सब में? हाँ जी भैया, सब में है ना। कोई भी कोशिका है उसकी कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। अब इसकी मोटाई कितनी है, कैसी दिखती है, ये सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मुझे डाउट पूछ, हाँ इसकी मोटाई पे बात करेंगे, बहुत सारी बातें बची हैं बेटा, अभी तो इसके बारे में पढ़ाना। पहले मुझे ये बताओ कोई